Hello everyone, my name is Anchal and I welcome you all in this video. We are going to cover the second chapter of history, New Kings and Kingdoms. Okay, तो इस chapter में हम लोग New Kings and Kingdoms के बारे में पढ़ने वाले हैं. We are covering from NCERT. Okay, अगर आपके पास कोई और book है तो आप just watch this video once and then read your chapter. Okay, आपको अपने आप सारी चीज़ें connect होने लग जाएंगी because ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आपकी बुक में कुछ अलग होगा, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर बुक और इन योर चैप्टर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इन्फोनीटी. ओके, आई विल क्लियर अप योर डाउट्स. एंड जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ रीड इट वंस. अपने चैप्टर को दोबारा से रीड करें ये सभी लोग and make proper notes of social science please. It's very necessary to make notes. उससे आपको पता चलता है कि what to write and what not to. and ये आपके लिए भी अच्छा है, आपको ज़्यादा बेटर लिखने का एक्सपीरियंस होता है. and अभी notes सबसे ज़रूरी होते हैं, मतलब सभी बच्चों को ध्यान रखिए to make notes. and हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव कवर्ड कि कैसे कहाँ से कितनी चीज़ें चेंजेस आए, कौन से डायनेस्टीज थे, क्या नहीं थे. हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं इस बुक में आवर पास सेकेंड में. एंड नेक्स्ट वन इज हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे बाय 7th सेंचुरी. ओके, हम लोग 7th सेंचुरी से यहाँ पे शुरू करेंगे कि कौन कौन से डायनेस्टीज है, कौन कौन से किंगडम्स हमें इसमें पढ़ने हैं, उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके पावर्स and taxes and all that. Okay, तो starting from by 7th century, सबसे पहले मैं आपको एक न्यू वर्ड से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, that is the समानतास. और सबऑर्डिनेट्स जो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग किंग थे, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से उस टाइम पे किंग थे, उनके अंदर कुछ बिग लैंड ओनर्स और कुछ चीफ्स होते थे. ओके, तो उनको ये लोग समानतास या फिर सबऑर्डिनेट्स कहते थे. तो ये जो समानतास थे ये बेसिकली जो रिच लैंड ओनर्स हो गए या फिर और जो भी वहाँ के रिच लोग हो गए उस टाइम, जो भी इम्पोर्टेंट पीपल उस किंगडम के थे, उनको समानतास कहा जाता था. वो कोर्ट्स में भी बैठते थे एंड ये दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट गिफ्ट्स. ठीक है, अपने जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, उनको गिफ्ट्स ये लोग प्रेजेंट किया करते थे. एंड इनके अंदर थोड़ी सी पावर्स भी आती थी कि जैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी काम है या कुछ भी उन्हें कोई काम दिया गया है या उन्हें जो उनका किंगडम है उसके रिगार्डिंग कुछ उनको ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो ये भी समानतास के अंदर आती थी. ओके, समानतास बेसिकली यही करते थे. एंड उसके बाद जितने भी आपके समानतास थे, ये मिलिट्री सपोर्ट भी हमारे राज्यों को प्रोवाइड किया करते थे. ओके, तो इतनी सारी चीज़ें समानतास के हो गई. धीरे धीरे करके समानतास ने अपने आप को थोड़ा सा और लेवल अप करना शुरू कर दिया. लेवल अप मीन्स उन्होंने अपने आप को समानतास की जगह महासमानतास कहना शुरू कर दिया. महासमानतास, ठीक है, और महादलेश्वरा, ये उन्होंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया. जैसे जैसे उन लोगों के पास पावर आती गई वैसे वैसे उन लोगों ने अपने आप को ये शुरू कर दिया. तो समानतास कौन थे? समानतास आर सबऑर्डिनेट्स टू द एक्जिस्टिंग किंग्स, और ये उनके कोर्ट्स में भी बैठते थे, ये उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे एंड वो उनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आते थे. दे वर रिच पीपल, रिच लैंड ओनर्स, पीजेंट्स एक्सेट्रा. ओके, ये थे हमारे समानतास. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे किंगडम राष्ट्रकूटा के बारे में. राष्ट्रकूट ये हमारे डेक्कन रीजन में था. ये हमारे डेक्कन रीजन में था. तो उस टाइम स्टेट्स तो होते थे जैसे आज के टाइम में. उस टाइम में ऐसे कुछ रीजन डिवाइड कर देते थे, उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम और कुछ रिवर्स के अकॉर्डिंग ऐसे करते. तो राष्ट्रकूटा हमारे डेक्कन रीजन में था. एंड राष्ट्रकूटा के टाइम पे ये आपका सबऑर्डिनेट था टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक. ये सबऑर्डिनेट था
सबऑर्डिनेट था टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइम में जैसे जैसे समानता और ये सब अपने आप को महासमानता में कन्वर्ट करने लगे क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर्स आ गई थी, तो ऐसे करके जो हमारे ब्राह्मण्स थे या कोई और जो लोग थे ये अपने आप को क्षत्रिय में कन्वर्ट करने लगे, विच मीन्स टू एक्वायर किंगडम्स। जो क्षत्रिय होते थे उस टाइम पे, जो वॉरियर्स होते थे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी कास्ट थी वो हमारे काम से डिसाइड होती थी, बाय बर्थ डिसाइड नहीं होती थी पहले के टाइम पे। ओके, धीरे धीरे करके लोगों ने क्या किया, जो वॉरियर्स होते थे या जो राजा होते थे वो बेसिकली क्षत्रियस को बिलोंग करते थे, राजपूत एंड ऑल दैट। ठीक है, ब्राह्मण्स ने क्या किया, दे परफॉर्म अ रिचुअल। कुछ ब्राह्मण होते थे या जो भी चाहते थे कि हम अपने आप को क्षत्रियस में कन्वर्ट करें, उस टाइम में जो भी लोग थे वो एक रिचुअल परफॉर्म करते थे नोन एज हिरण्यगर्भा। ओके, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण्स किया जाता था। इसका मतलब था रीबर्थ of the person as क्षत्रिय। ये बात ध्यान रखेंगे, हिरण्यगर्भा रिचुअल था जिसको परफॉर्म, जो ब्राह्मण्स के प्रेजेंस में परफॉर्म किया जाता था, और इसका मतलब होता था रीबर्थ ऑफ द पर्सन एज क्षत्रिय। ओके, इसका मतलब ये होता था। उस टाइम में राष्ट्रकूटा में एक दंती दुर्गा नाम से इंसान थे जिन्होंने ये किया था राष्ट्रकूटा में। ओके, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूटा वाज सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास। क्लियर? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। राष्ट्रकूटा वाज सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास। उनके यहाँ पे दंती दुर्गा ने हिरण्यगर्भा परफॉर्म किया so that he can convert himself to क्षत्रिय to acquire kingdoms and अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। ओके, और rebirth of the sacrificer at जो कि क्षत्रिय के उसमें बॉर्न हो जाए। जैसे मतलब अगर कोई भी ब्राह्मण से बिलोंग करता है, उनका बर्थ हो तो वो ब्राह्मण होता है, लेकिन इसमें ऐसा था कि अगर ये वाला रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो आप एज अ क्षत्रिय कहे जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, कदम्बा मयूरा शर्मा। ओके, मैं लिख देती हूँ नाम, काफी इम्पोर्टेंट है। कदम्बा मयूरा शर्मा, कदम्बा मयूरा शर्मन, ये आपके बिलोंग करते थे कर्नाटका को। एंड एक और थे गुर्जरा प्रतिहारा, गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र फ्रॉम राजस्थान। ये दो ब्राह्मण्स थे who performed the हिरण्यगर्भा, ठीक है, टू रीबॉर्न एज अ क्षत्रिय, टू एक्वायर किंगडम्स को अपने अंदर लेने के लिए वो ये उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये फॉलो किया था। क्लियर? नेक्स्ट अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। वहाँ के जो पावरफुल राजा थे वो अपने आप को कन्वर्ट करने लगे थे महाराजा अधिराजा में। ओके, या तो उनको वो बोलते थे अपने आप को महाराजा अधिराजा और त्रिभुवना चक्रवर्ती। ओके, ये बहुत प्लीज ध्यान रखिएगा, त्रिभुवना चक्रवर्ती। ओके, एंड अभी मैंने बताया महाराजा अधिराजा। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको ध्यान रखने के उस टाइम में राजा अपने आप को क्या टाइटल देने लगे थे। जो राजाओं के राजा होते थे, जो थोड़े से पावरफुल हो जाते थे, वो महाराजा अधिराजा, त्रिभुवना चक्रवर्ती, ये सब अपने आप को नाम देने लगे थे अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। ओके, तो ये प्लीज आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। उस टाइम में लोग रेवेन्यू भी दिया करते थे, टैक्सेस भी दिया करते थे, बिकॉज जो किंगडम है उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो उनको टैक्सेस प्रोवाइड करते थे ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। ओके, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, या फिर हर एक जगह का अपना अपना टैक्स लेने का तरीका होता था हर एक एरिया का। लाइक अगर मैं चोला का एग्जांपल आपको देती हूँ तो चोला हैज अराउंड 400
टैक्सेस। उनके पास 400 टैक्सेस होते थे। जरूरी नहीं था कि सब कैश में होते थे, ऐसा भी होता था कि कुछ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो आप उसका हाफ पार्ट दे दो, ठीक है। ऐसे इसमें वेट्टी, कदम्बई ऐसे करके नाम है चोला के टैक्सेस के। और वहाँ पे आप 400 टैक्सेस होते थे। इवन अगर आपको एक लैडर भी यूज कर रहे हो एक पेड़ पे चढ़ने के लिए, उसके लिए भी आपको टैक्स भरना होता था। मतलब ऐसे टैक्सेस उस टाइम पे होते थे। ये सब आपके इंस्क्रिप्शंस और हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हमें बताया है, ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू द रेवेन्यू पार्ट। रेवेन्यू में क्या होता था, जितने भी राष्ट्रकूटा के अंदर या कहीं पे भी जहाँ पे भी हम जाए वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे उनमें हर जगह में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। हर एक का कलेक्ट करने का तरीका अलग था। कई जगह होता था कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, लाइक अगर आप कोई अगर आपका काम है पॉटरी, ठीक है, तो आपको कुछ पॉट्स है सब राजा को देने होते थे। अगर आपका काम है फार्मिंग तो आपको फार्म का प्रोड्यूस देना होता था। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से वहाँ के अलग अलग टैक्सेस होते थे उस टाइम के, तो दे हैव टू गिव टैक्सेस ऑल्सो। उसके बाद ये जो टैक्सेस होते थे ना, दे वर यूज्ड बाय द राजा, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम एंड अपने मिलिट्री सपोर्ट के लिए भी, ठीक है, जो उनको रिसोर्सेज राजा प्रोवाइड करते थे उसके लिए भी। ये टैक्सेस एक तरीके से उन्हीं के काम में लगाए जाते थे, बट कुछ राजा के पास रखे जाते थे, कुछ अपने वो मिलिट्री में यूज़ करते थे, कुछ अपने लोगों के लिए यूज़ करते थे। तो ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं कि टैक्सेस हम क्यों पे करते हैं किसी को, ठीक है। तो जैसे कि जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, हमें रिसोर्स प्रोवाइड कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू द प्रशस्तिस, कि हमें राजा के बारे में पता कैसे चले कि राजा कैसे हैं। ठीक है, प्रशस्ति एक काफी इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, आप इसको एज ए इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, बट ये रिलायबल नहीं है। व्हाई? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजा हूँ, ओके, एंड मेरे अंदर जो कोर्टियर्स हैं उनमें से कोई जो ब्राह्मण है, बहुत अच्छे ब्राह्मण है, या कोई लर्न मैन है, कोई स्कॉलर है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप मेरे बारे में लिखो, आप मेरी वॉर्ड्स के बारे में लिखो, आप मेरे अपीयरेंस के बारे में लिखो, आप मेरा बिहेवियर है उसके बारे में लिखो, या जो मैंने लड़ाइयाँ जीती हैं, या मेरे पास जितनी रानियाँ हैं, या मैंने जितना मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, आप इसके बारे में लिखो। मीन्स लिखो बट अच्छा लिखो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई मेरे बारे में लिख रहा है, इफ आई एम अ राजा और इफ आई एम अ रानी, तो अगर कोई मेरे बारे में लिख रहा है और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे बारे में कुछ बुरा लिख दिया कि मैंने किसी को मारा था या मैंने किसी को धोखा दिया था, ऐसे करके मैंने उनका कुछ किंगडम छीन लिया, तो क्या मैं चाहूँगी कि सब मेरे बारे में जाने, ये बुरी चीज़ मेरे बारे में सब जाने? नो। तो यही चीज़ राजा की तरफ से होती थी कि प्रशस्ति लिखनी है आपको, आप बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, आपको सब पता है, एंड आपको मेरे बारे में एक पूरा स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें आप मेरी चीज़ों के बारे में लिखेंगे, यानी मेरी अच्छाइयों के बारे में लिखेंगे। ये ऑब्वियस था, बिकॉज उन ब्राह्मण्स को जो राजा होते थे वो गिफ्ट्स देते थे, या वो ज़मीन दिया करते थे, या वो जो उस टाइम पे जो भी कॉइन्स चलते थे या शर्फियाँ चलती थी वटेवर, वो दिए जाते थे। ओके, तो प्रशस्ति आपका क्या था? ये आपके ब्राह्मण्स के थ्रू लिखी गई स्क्रिप्ट्स थी, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स अबाउट दी राजा ऑफ दैट प्लेस, ओके, जो उस राजा के बारे में डिस्क्राइब करता था। एंड ये प्रशस्ति आपकी कॉपर प्लेट्स पे लिखी जाती थी, जो कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन या आने वाला जो भी किंगडम है, या किसी ने मेरे किंगडम को मार के, मतलब मुझे मार के मेरे किंगडम पे कब्जा कर लिया है, तो ये प्रशस्ति उसके हाथ में पकड़ाई जाती थी कि इस जगह पे इतने टाइम से इतनी सारे लोग रूल करते आ रहे हैं। तो ये वहाँ के टेम्पल्स या लाइब्रेरीज में रखी जाती थी कि उन राजा महाराजाओं के बारे में जानने के लिए। ओके, तो प्रशस्ति बेसिकली एक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट दैट प्लेस। ये आपका मोस्टली कॉपर प्लेट पे लिखा जाता था, सो दैट ये जल्दी से डिस्ट्रॉय ना हो सके। एंड इस तरीके से काफ़ी सारे प्लेट्स लगाए जाते थे, एंड देन इनको एक तरीके से ऐसे बांध दिया जाता, दे वर टाइड टू ईच अदर, सो दैट वो हम प्रिजर्व करके रख सके, अपने पास संभाल के रख सके, और जो नेक्स्ट जो भी राजा वहाँ पे रूल करेंगे उसको हमें प्रोवाइड कर सके। ये ध्यान रखिएगा प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति वर्ड आपने पहले भी सुना होगा इन क्लास 6 समुद्रगुप्ता रूलर, जिसमें गुप्ता रूलर्स के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्लास 6 का टॉपिक है।
अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्या ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, एक और पॉइंट है मेरे पास। इन द 12th सेंचुरी ऑथर कल्हना, ओके, इन द 12th सेंचुरी में हमारे पास एक कल्हना ऑथर आए, ठीक है, ऑथर कल्हना। व्हाट ही डिड, इन्होंने एक कश्मीर के ऊपर एक पोयम लिखी, पूरी हिस्टोरिकल पोयम, जिसमें उन्होंने सब रूलर्स के बारे में या उसके ऊपर जो भी कुछ हुआ था थ्रू इंस्क्रिप्शंस देखा। पहले वो इंस्क्रिप्शन से पढ़ा, हिस्टोरियन से बात करी, एंड उसके बाद कुछ आई विटनेसेस भी देखे इन्होंने, एंड इन सब के बाद इन्होंने एक पोयम बनाई, ठीक है, ऑन कश्मीर, जिसमें उन्होंने राजा महाराजा के बारे में भी लिखा, बट सब कुछ सही नहीं लिखा, और ऐसा नहीं है कि गलत लिखा हो, जो सही लगा इन्हें वो लिखा, और जो इन्हें गलत लगा इन्होंने वो लिखा। 12th सेंचुरी में ऐसा इन्होंने किया था ऑथर कल्हना ने, ओके, क्लियर। और इन्होंने वो पोएम संस्कृत में लिखी थी। ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, बिकॉज प्रशस्ति जो हम इन प्रेज ऑफ, ठीक है, इन प्रेज ऑफ द किंग जो हम लिखते थे, बट इन्होंने 12th सेंचुरी में क्या किया था, कल्हना ने, ही रोट अ पोएम जिसमें कि ही वाज क्रिटिकल अबाउट द रूलर, मतलब कि अगर किसी रूलर ने गलत किया है तो उन्होंने वो लिखा था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने रूलर की वजह से वो चीज़ मेंशन नहीं करी। ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जो हमारे, जो मैंने आपको अभी नाम बताया है, राष्ट्रकूटा, ठीक है, एंड गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी, एंड डायनेस्टी किंगडम, एंड पाला, ये सब जो थे ये बेसिकली एक दूसरे से लड़ाई करते थे। किसके ऊपर लड़ाई करते थे? सिटी ऑफ कनॉट इन द गंगा वैली, जो अब यूपी के एरिया में है, उस टाइम में यूपी के एरिया में था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों लोग थे, ये जो तीनों किंगडम्स थे, कि आपस में किस चीज़ की लड़ाई करते थे और उनका क्या मोटिव था? वॉर का मोटिव बेसिकली था तो एक्सपैंड किंगडम, राइट। हम यही पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे किंगडम एक्सपैंड होते गए, कैसे कैसे ये लोग जगह को एक्वायर करते गए, एंड वहाँ पे अपने मॉन्यूमेंट्स, अपने टेम्पल्स बनाते गए, ठीक है। तो हम यही देखेंगे। तो उस टाइम में क्या हुआ था, जो हमारे राष्ट्रकूटा थे, राष्ट्रकूटा, गुजरात प्रतिहारा, एंड नेक्स्ट वन वाज पला, ठीक है। ये जो तीन किंगडम थे ये आपस में लड़ रहे थे ओवर कौन सी सिटी? अ सिटी नॉट वैली। इसके ऊपर ये काफी ज्यादा इनकी लड़ाई हुई है, काफी ज्यादा ये एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे को अपोज किया है, और इस स्ट्रगल को ओवर दिस सिटी, ठीक है, ये जो तीन पार्टीज का जो स्ट्रगल था ओवर दिस सिटी, वी नेम्ड इट एज ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि द स्ट्रगल ओवर द सिटी ऑफ कनॉट बाय द थ्री पार्टीज नेम्ड राष्ट्रकूटा, गुजरात प्रतिहारा एंड पाला इज नोन एज ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ये काफी ज्यादा उस टाइम पे मतलब कह लो आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी इनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर जो लड़ाई हुई थी इस सिटी के ऊपर, ये इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में, इसको हमने नाम दिया है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। उसके बाद इसमें क्या होता था, जैसे कि जो उस टाइम में वॉर्स होते थे, बेसिकली उस टाइम में किंग्स जो होते थे वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बिल्डिंग्स और टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स ये सब बना लेते थे, ओके। तो क्या होता था उस टाइम में, टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। तो अगर मेरी किंगडम के किसी इंसान ने आपके टेम्पल पे हमला कर दिया है तो ऑलमोस्ट मैं वो वॉर जीत चुकी हूँ आपसे, बिकॉज उस टाइम पे टेम्पल्स वर वेरी रिच, मतलब उनके पास काफ़ी ज़्यादा सोना एंड ये सब चीज़ें हुआ करती थी। वी विल रीड दिस इन चैप्टर 5 ऑल्सो, कि उस टाइम जो टेम्पल्स थे वो काफ़ी मेन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे किसी भी किंगडम का। तो किंगडम, अगर मेरा कोई जगह है तो मैं वहाँ पे सबसे पहले एक टेम्पल खड़ा करूँगी, या फिर दूसरे के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करूँगी, ओके। आज के टाइम में नहीं होता है, बट पहले के टाइम में ये चीज़ होती थी, ठीक है। कि जैसे राष्ट्रकूटा है, पला है, कोई भी डायनेस्टी है, कोई भी किंगडम है, तो वो एक दूसरे के टेम्पल पे सबसे पहले वार करते थे, या मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। मैंने आपको ये बता दिया है, उस टाइम में काफ़ी हमारे बेस्ट रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गजनी, ही वाज फ्रॉम अफगान, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद
गजनी ने अफगानिस्तान में क्या किया, उन्होंने 1997 to 1030, इनका रूल था 997 to 1030 तक इन्होंने रूल किया है। एंड इनको चीज़ों का बहुत शौक था, लाइक जैसे इन्होंने एक हमारे अल-बिरूनी, ओके, ये स्कॉलर थे अल-बिरूनी, इन्होंने एक बुक लिखवाई थी इसे किताब अल-हिंद, किताब अल-हिंद, ठीक है, अरबिक बुक था ये उस टाइम पे किताब अल-हिंद इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर से पूछने के बाद ये लिखवाई थी, ठीक है, और अल-बिरूनी हमारे स्कॉलर थे, उन्होंने लिखी थी। और मोहम्मद गजनी फ्रॉम अफगानिस्तान, ही वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके पास काफ़ी सारे मतलब उन्होंने किंगडम्स भी कॉन्कर कर रखे थे, उन्होंने काफ़ी साउथ वेस्ट ऑफ हमारे ये एशिया ये सब उन्होंने काफ़ी अच्छे से कॉन्कर कर रखा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड उनको इन स्कॉलर्स इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था कि चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना, ठीक है, और वो काफ़ी लोगों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, एंड ही वाज कीन टू नो अबाउट पीपल, ठीक है, उन्हें लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में समझना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए उन्होंने ये बुक लिखवाई थी किताब अल-हिंद, ठीक है, जिससे मतलब कि एक अकाउंट था ये जो हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिस्टोरियंस के लिए ये वाली बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें लोगों से मिलना, लोगों के बारे में जानना, वो कहीं भी जाते थे, किसी भी जगह जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों को सोच को समझना और उनकी चीज़ों को एक तरीके से रिकॉर्ड करना उनको काफ़ी पसंद था। ओके, मूविंग ऑन टू दूसरे किंग्स। दूसरे किंग्स मतलब जहांमनास, शाहमनास, जो कि बाद में चौहान्स के नाम से जाने गए, ओके, चौहान्स के नाम से जाने गए। एंड इनका रूल था दिल्ली एंड अजमेर पर, दिल्ली एंड अजमेर, ओके। तो इसके बाद हमारे आते हैं देवर अपोज्ड बाय चालुक्यास, ये गुजरात के चालुक्यास से एक तरीके से, मतलब मैं आपको नाम बता रही हूँ कि कौन सी जगह पे किस किंगडम का या किस राजा का या किस रूलर का रूल था, तो ये वही सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि देवर अपोज्ड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ यूपी, ठीक है, गढ़वाल्स ऑफ यूपी, स्पेलिंग इसकी ये है ऑफ, ये भी इनको अपोज कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उस टाइम में जहांमनास चौहान भी रूलर थे जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पे कब्जा किया था। They were opposed by चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ यूपी, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। उस टाइम में हमारे बेस्ट नोन रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम सुना, बेस्ट नोन पृथ्वीराज चौहान, 1192 तक इन्होंने आई गेस रूल किया, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने वो अपनी जो वॉर थे वो मोहम्मद घोरी के थ्रू, मोहम्मद घोरी पहले इन्होंने मोहम्मद घोरी पावरफुल रूलर था काफ़ी, उसको डिफीट किया था इन 1119। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी इन 1119 बट लॉस्ट इन द वेरी नेक्स्ट ईयर दैट इज 1192। पृथ्वीराज चौहान 3 उस टाइम में क्या हुआ था कि मोहम्मद घोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे, उनके थ्रू पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें हरा दिया था इन 1191। ध्यान रखिएगा, बट इन द वेरी नेक्स्ट बैटल वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो इसलिए उनका किंगडम वहीं एंड हो गया। ओके, मूविंग ऑन टू द चोलास। चोलास की अगर हम बात करते हैं तो उससे प्लीज पहले आप थोड़ा सा ईमान देखिए, अगर आपकी नोटबुक है तो आपको दिखेगा ये दो पार्ट्स, ओके, ये हमारा ओवरव्यू है, ये हमारा थंजावुर, ओके, फ्रॉम ओवरव्यू टू थंजावुर। बेसिकली चोलास के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डिड दे राइज टू पावर, वो पावर में कैसे आए, ठीक है, इसकी
थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत मतलब माइनर चीफ की फैमिली आप कह सकते हो, मुतरैयर। मुतरैयर, प्लीज रिमेंबर द नेम्स। नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है? एक एक नाम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। इसमें मैं कह रही हूँ मेक नोट्स, आई हैव मेक माइन, आप भी अपने नोट्स बनाइए, ओके? तो मुतरैयर की बात करते हैं। ये एक फैमिली थी मुतरैयर उस टाइम में जो कावेरी डेल्टा में थी, ओके? एंड दे वर सबऑर्डिनेट्स टू पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। They were subordinates to Pallavas of कांचीपुरम, ठीक है? ये मुतरैयर फैमिली थी एंड ये हमारे पावर में थे इन कावेरी डेल्टा। They were subordinates to the Pallavas of कांचीपुरम, ओके? एंड एक बार क्या हुआ, विजयला, विजयला फ्रॉम उरैयूर, ओके? विजयला हमारी एक चोला फैमिली से थे एंड ये उरैयूर से तंजावर आए, ठीक है? एंड इन्होंने इनको हटा दिया, ठीक है? इन्होंने इनको हटा दिया। दे बिल्ड द सिटी तंजावर, ठीक है? एंड एक्वायर्ड नेबरिंग किंगडम्स एज वेल। आसपास के इलाकों पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। दिस इज हाउ चोलास केम टू पावर। मैंने क्या बताया, विजयला जो कि चोला फैमिली से बिलोंग करते थे, उरैयूर से तंजावर आए, ठीक है? उन्होंने इनको हटाया, ठीक है? इनकी टेरिटरी पे कब्जा किया एंड देन उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके नेबरिंग किंगडम्स पे भी कब्जा कर लिया। एंड मैंने आपको बताया था उस टाइम में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने तंजावर की सिटी बनाई and they built a temple of goddess Nishumbadini. Nishumbadini temple. ओके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो भी मैंने लिखा है ध्यान से एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। उरैयूर, तंजावुर, ये दो हमारे उस टाइम पे छोटे छोटे किंगडम्स थे। इस टाइम मतलब दो सिटीज कह लो या कुछ भी आप कह सकते हो। उरैयूर यहाँ था, उरैयूर में हमारी चोला फैमिली थी। वहाँ से विजयला ट्रैवल टू तंजावुर। उन्होंने वहाँ की उनको कावेरी डेल्टा पे जो हमारे मुतरैयर फैमिली पावर में थी उनको डिस्प्लेस किया, उन्हें हटाया। बिल्ड द सिटी ऑफ तंजावुर। वहाँ पर उन्होंने एक निशुम्बदिनी टेम्पल बनाया, उनकी गॉडेस का टेम्पल है, चोलास की गॉडेस का, ओके? एंड मुतरैयर वाज सबऑर्डिनेट टू पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। बट लेटर ऑन जैसे जैसे चोलास ने अपने किंगडम्स को आगे बढ़ाया, इसमें पल्लवास एंड द पांड्या, पल्लवास एंड द पांड्या किंगडम भी इसके साथ जुड़ गया, ठीक है? पल्लवास एंड द पांड्या किंगडम भी इसके साथ जुड़ गया। ये ध्यान रखना है, हाउ चोलास केम टू पावर, ओके? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे उसके बाद जो इनके आगे जो राजा आए, ओके, उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे टैक्सेस और ये सब चीज़ें की। लाइक राजा वन वाज बहुत फेमस रूलर थे उस टाइम के, काफ़ी पावरफुल थे। एंड इनके बेटे राजेंद्र, राजा वन एंड इनके जो बेटे थे राजेंद्र, इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे टैक्सेस, काफ़ी सारे रूल्स लागू किए। तो राजा वन ने जितने भी रूल्स किए थे, राजेंद्र ने उसको फॉलो किया विद सम चेंजेस में, कुछ चेंजेस करके या उसमें कुछ ऐड ऑन करके उन्होंने वहाँ पर उसको फॉलो कराया एज इट इज, ओके? इन लोगों ने अपने टेम्पल्स, बहुत अच्छे टेम्पल्स बनाए। टेम्पल्स के नेम थे तंजावर एंड गंगैकोंडा। प्लीज आप इसको लिख लीजिए, तंजावर। बहुत बड़े टेम्पल थे वहाँ के, बिग टेम्पल्स में इनका नाम आता है। एंड गंगैकोंडा चोलापुरम, गंगैकोंडा चोलापुरम टेम्पल,
ये दोनों टेम्पल के नाम है, काफ़ी बड़े टेम्पल्स में इनको गिना जाता था। ओके, उसके बाद जो चोला के जो टेम्पल्स थे ना, इनके अराउंड जो लोग रहते थे, एक्चुअली वो वहाँ पे एक पॉइंट बन गया, पॉइंट ऑफ सेटलमेंट। क्यों बन गया? कि जितने भी बड़े टेम्पल्स थे, ठीक है, जितने भी बड़े टेम्पल्स थे वहाँ पे गार्डन्स जो बनाते हैं, यानी मालाएं जो बनाते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। ओके, जो पूजा के जो टेम्पल के अंदर काम करते हैं, टेम्पल की सफाई करते हैं, एंड टेम्पल की वॉल्स जिन लोगों ने बनाई होंगी या जो भी होगा, वो लोग वहाँ पे धीरे धीरे करके सेटल होने लगे। ओके, तो ये एक तरीके से न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट मिला, मतलब वहाँ पे लोग सेटल होने लगे उसके आसपास, उनको क्योंकि वहाँ से काम मिलने लगा। तो बेसिकली यही बड़े टेम्पल्स एक सेटलमेंट का एरिया भी बन गए। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर जितने भी पैसे आते थे, जैसे जो भी यहाँ पे सॉरी, जो भी यहाँ पे अपने इच्छा से मतलब पैसे देता था, या जो भी राजा महाराजा उसको पे करते थे, तो यहाँ पे लोग क्या करते थे कि वो सब चीज़ें जो अंदर काम करने वाले हैं, ठीक है, या जो जिनकी शॉप्स हैं या जो प्रीस्ट हैं, उनके लिए वो पैसे लगाए जाते थे, जो पैसे मंदिर में आते थे। क्लियर? वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। और नेक्स्ट इज द ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो उस टाइम में राजा वन और राजेंद्र वन के अंदर बनाया गया था। उस टाइम में ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट काम माना जाता है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर बेसिकली ये चीज़ों को बताने का ये मतलब है कि जो उस टाइम में जो राजा थे वो इतनी सब चीज़ों का शौक रखते थे कि उन्हें बिल्कुल फाइन काम चाहिए होता था। अगर आप किसी टेम्पल की जो मैंने अभी वो नाम लिखा था उसका आप फोटो देखोगे, आप उसकी वॉल्स पर ध्यान से देखोगे, अगर आपको भी जाना चाहोगे प्लीज़ आप जाइएगा, अगर आप जा चुके तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा वहाँ पे उनकी जो वॉल्स होती हैं वो इतने अच्छे से बनाई गई हैं, इतने फाइन तरीके से बनाई गई हैं कि बस वाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ब्रॉन्ज स्कल्पचर की जैसे जो हमारी डेटीज होते थे, ओके, जो हमारे जिनको हम पूजा करते थे, जो डेवोटीज होते थे, जो भक्त होते थे, उनकी पिक्चर्स या उनको बनाया जाता था, एक तरीके से पूरी मूर्ति का शेप दिया जाता था, उसको ब्रॉन्ज स्कल्पचर कहा गया था। ब्रॉन्ज ये बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपने रियल लाइफ में देखा है तो वेरी गुड, नहीं देखा है तो फोटोज में देख लीजिए। एंड ये उस टाइम पे काफ़ी फेमस था, जो राजा वन और राजेंद्र वन के अंदर बनाया गया था। ओके, मतलब उन्हीं की वजह से ये चीज़ फेमस है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, हमने कौन सी रिवर का नाम लिया था? कावेरी। ठीक है, अगर आप वहाँ का एग्रीकल्चर और इरिगेशन पार्ट का भी नोटिस करेंगे उस टाइम चोला पीरियड के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले जो हमारी कावेरी है वो बहुत काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये बेसिकली जो अलग अलग जगह पे जिनके फार्म्स होते हैं, पहले तो उनको इरिगेट करते हैं। सेकेंड थिंग, फर्टाइल सॉइल अपने साथ लेकर आती है। तो इस तरीके से उनका इरिगेशन भी अच्छा है, उनका एग्रीकल्चर भी अच्छा है। चोलास के टाइम में ये सब चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक मैनर में दिखाई गई है, तभी हम चोला डायनेस्टी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, टेम्पल्स के बारे में, राजा के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसलिए। और जो पहले के टाइम में जो हमने जो राष्ट्रकूटा पढ़ा एंड जो चहामनाज एंड चोलास, ये कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर उनके बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो उनके बारे में सिर्फ इतना ही लिखा होता है हमारी बुक्स में। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रिब्यूटरीज में डिवाइडेड होती है, अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेके आती है। दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बट कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती है जिनको आर्टिफिशियल इरिगेशन चाहिए होता है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से फुलफिल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी वहाँ पे वेल्स थे, वो लोग रेन वाटर को स्टोर करते थे एंड देन उसको यूज़ किया करते थे। ये सब चीज़ें काफ़ी सिस्टमैटिक मैनर में चोलास के टाइम पे प्रेजेंट थी। ओके, नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ, उस टाइम में जो पीजेंट्स के सेटलमेंट्स होते थे ना, जो पीजेंट्स के सेटलमेंट्स होते थे, हम उसे ओर कहते थे। कोई भी विलेज है अगर तो हम उसे ओर कहते थे, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ ओर को हम कहते थे नाडू। ठीक है, ऐसे ही जो ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स होता था हम उसको हम कहते थे नाडू। ठीक है, ये नाडू हमारे विलेज काउंसिल
ये नाडू हमारे विलेज काउंसिल या जो रिच पीजेंट्स होते थे उनके थ्रू हेड किए जाते थे अंडर द चोला गवर्नमेंट। याद रखना प्लीज, जो हम ये हमारे सेटलमेंट्स थे, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस इज नाडू, ठीक है। नेक्स्ट विलेज काउंसिल या फिर रिच पीजेंट्स, रिच लैंड ओनर्स के अंदर इनको रखा जाता था अंडर दी गवर्नेंस ऑफ चोला गवर्नमेंट या फिर चोलास। गवर्नेंस उस टाइम में वर्ड नहीं यूज कर सकते, मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये चोला की सुपरविजन में रखा जाता था ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि जो एल्डर पर्सन होते थे उनको हेड बनाया जाता था, नहीं। जो रिच पीजेंट्स, रिच लैंड ओनर्स होते थे उनको यहाँ पे उनका हेड बनाया जाता था इनके बारे में देखने के लिए, इनसे टैक्स करने के लिए, इनके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है जस्टिस के लिए, ये ओके। और ये चीज़ें सारी चोला गवर्नमेंट के अंडर थी। तो उस टाइम में भी आप देख रहे हो कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो तरीका है, वो कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड इन लोगों ने कर रखा है, ठीक है, जस्टिस के लिए या टैक्सेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट नाम हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे रिच लैंड ओनर्स होते हैं उसको हम मुवेंदा विलन कहते थे, मुवेंदा विलन, ठीक है, मुवेंदा विलन कहते थे, या फिर किसी को अरैयर भी कहते थे। किसी चीफ को अगर आपको मतलब टाइटल देना है किसी भी लैंड ओनर को जो राजा महाराजा के डायरेक्ट अंडर या उनके साथ इसमें बैठते थे, तो उसको हम मुवेंदा विलन या फिर अरैयर कहते थे, रिस्पेक्ट देने के उसमें, ठीक है। और उस टाइम में जो हमारी जो लैंड्स थी ना वो भी अलग अलग नाम से डिवाइडेड थी। उन लैंड्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेलन वगैरह, ब्रह्मदेया, बहुत सारे हैं, अराउंड 5 हैं। वेलन वगैरह, ब्रह्मदेया, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड के नाम रखे थे उस टाइम पे, ध्यान रखिएगा। शलाभोगा, देवदाना, शलाभोगा, देवदाना, and the last one was Palangabai, I guess. Palitchanda, ठीक है। इसके बाद में पढ़ लेते हैं वेलन वगाई was the land given to non-Brahmins, ठीक है। जो non-Brahmins होते थे, जो non-Brahmin properties होती थी वो ये होती थी, ठीक है। एंड ब्रह्मदेया नाम से ही सुना आता है, नाम से ही समझ लेता है, लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स, ठीक है। शालाभोगा वाज द लैंड जो कि स्कूल के लिए दी जाती है, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ठीक है। एंड देवदाना वाज द लैंड गिवन टू टेंपल्स या गिफ्टेड टू टेंपल्स, एंड द लास्ट वन वाज फॉर जैना इंस्टीट्यूशंस, जैन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वेलन वगैरह लैंड किसके लिए होती थी, और नॉन ब्राह्मण प्रॉपर्टी राइट्स इनके पास, मतलब जो नॉन ब्राह्मण जो होते थे उनके लिए हमारी वेलन वगैरह होती थी। ब्रह्मदेया फॉर ब्राह्मण्स, शालाभोगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, देवदाना टू टेम्पल्स, पलिचंदम फॉर जैन इंस्टीट्यूशंस, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इतना इजीली लर्न नहीं होंगे, ओके। आप एकदम से इसको देख के ऐसे नहीं रह सकते, तो यू हैव टू रीड द चैप्टर वंस, एंड उसका स्टोरी जो मैं है ये आपको सुना रही हूँ कि ऐसे ऐसे करके चीज़ें होती थी, ऐसे ऐसे करके रूलर्स होते थे, लेकिन पढ़ना आपको ही है, यू हैव टू गो थ्रू चैप्टर वंस। सिर्फ वीडियो वॉच करके कुछ नहीं होगा, ओके, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। नेक्स्ट इज, अच्छा ये जो ब्रह्मदेया है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, उस पर रेस नहीं करूँगी। ब्रह्मदेया बेसिकली ना एक सभा के थ्रू देखा जाता था, जो ब्रह्मदेया जिस भी ब्राह्मण को ब्रह्मदेया दिया जाता था, बिकॉज ब्राह्मण उस टाइम में, ब्राह्मण मतलब पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे रखे जाते थे, हर कोर्ट में हर किंग ब्राह्मण्स की बात जरूर माना करते थे, ठीक है। तो जो ब्रह्मदेया था ये हमारा ना एक सभा होती थी, एक एसोसिएशन, उसके अंदर लोग उसको देखते थे, मतलब कि लोग वो एक जो सभा होता था वो जो
हाई जो बहुत सारे ब्राह्मण हैं उनका एक काउंसिल बना दिया जाता था और वो इस सभा में होते थे जो हर एक ब्रह्मदेव को देखा करते थे, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखते थे, आप ऐसा कह लो, ये सब होता था। उसके बाद जो हमारे नागालैंड थे ये बेसिकली होते थे एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, ये होते थे एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। ये भी काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म किया करते थे। कैसे परफॉर्म किया करते थे? जैसे कि आप मान लो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उन सबके पास एक ब्रह्मदेव है, उनकी एक सभा होती थी, ठीक है, एक काउंसिल होता था जो कि इस सभा में बैठते थे, उसके अंडर के ब्रह्मदेव होते थे, क्लियर। उसके बाद जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स है, जो भी राजा महाराजा के अंदर एक ट्रेडर्स का एसोसिएशन होता था, उसमें ये लोग सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखा करते थे कि टैक्सेस के लिए एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए एंड जस्टिस के लिए, ये सब चीज़ें वो परफॉर्म किया करते थे राजा महाराजा के अंदर। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उस टाइम में एक चिट गेम भी हुआ करता था जो हम आज के टाइम में खेलते हैं कि एक बोल होता है, उसमें बहुत सारे हम चिट्स डाल देते हैं एंड ट्रूथ और डेयर और क्वेश्चन और ये सब हमें पूछना होता है, तो वो उस टाइम में भी एक चिट गेम हुआ था। तमिलनाडु उत्तरामेरुर में, तमिलनाडु में लिख देती हूँ, इससे बहुत समझ नहीं आता है। तमिलनाडु उत्तरामेरुर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट, इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट। उस टाइम में क्या हुआ था वहाँ पे, उस टाइम में जो सभा होती थी, जो सभा के जो काउंसिल होते थे, जो मेंबर्स होते थे, जैसे मान लो सबका अपना अपना एक काम होता है, सबको अपना अपना एक काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि टैक्स के लिए, और कुछ लोग हैं हमारे किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए, कुछ लोग हैं किसी और काम के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए वो जो काम होता था वो उस चिट में, यानी पाम, उस टाइम चिट या पेपर तो नहीं था इतना, पाम लीफ, ठीक है, पाम लीफ पे उसको ऐसे नेम्स लेके उसे ऐसे बंद करके रख दिया जाता था। एंड उनमें कोई भी लड़का कोई भी आके उसको एक उठाता था एंड दे हैव टू ओपन इट अप, और फिर उन्हें पता चलता था कि उस सभा का क्या काम है। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब एक तरीके से किसी को नहीं पता है कि किसको क्या काम मिलने वाला है। एंड इस सभा का पार्ट होने के लिए भी यू हैव टू बी अराउंड 35 to 70 ईयर्स, आपके एज 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए। एंड आपको वेदों का ध्यान होना चाहिए, यू शुड ओन अ होम एंड यू शुड बी ऑनेस्ट। ये सब उस सभा के आप कह सकते हो कि कुछ रूल्स थे कि अगर आपको इस सभा का पार्ट होना है, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस सभा, तो आपको ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक घर होना चाहिए, यू शुड बी 30 to 75 ईयर्स, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड नो अबाउट वेदास, ठीक है। जिन जिन चीज़ों को, ये चीज़ जो लोग इस चीज़ों, कोई भी चीज़ अगर एक रह जाती थी, लाइक किसी के पास घर नहीं है या किसी की एज कम है, ठीक है, तो वो उस सभा का पार्ट या वो उस सभा में एक तरीके से इलेक्शन नहीं कर सकता था। इलेक्शन एक वर्ड नहीं है, बिकॉज इलेक्शन में हमें चूज करना होता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, बट वहाँ पे क्या था कि एक चिट सिस्टम था कि जिसने भी एक चिट उठा लिया, यानी कि बाय लक, कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे किसी चीज़ में, मुझे टैक्स कलेक्शन का काम मिले, बट मुझे मिल गया है कुछ और, मुझे मिल गया है पब्लिक वेलफेयर का, या मुझे मिल गया है इरिगेशन का या एग्रीकल्चर का, तो एक चिट सिस्टम था कि इस सभा में इतने लोग हैं, ये एक हमने पाम लीफ उठाया, उसको खोला, जो भी काम उसमें लिखा है दैट आई हैव टू डू, वो मुझे करना ही होता। ओके, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इफ यू गो थ्रू योर बुक वंस, ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ना ही है, वैसे तो पढ़ते हैं नहीं, डोंट हैव एनी चॉइस, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इतनी जल्दी से समझ नहीं आएंगे, आप उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। एंड उसमें कुछ क्वेश्चन आता है तो जस्ट टेक्स्ट इट टू मी, और आप इन्फिनिटी से कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।